नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। पेपर टू सोशल साइंस के जो क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं वो मुख्य तौर पर एनसीईआरटी क्लास 6, 7 और 8 से पूछे जाते हैं। यहाँ पर आपको क्लास 6 पॉलिटी की वीडियो यहाँ पर कराऊंगा, जिसमें कंप्लीट एनसीईआरटी पॉलिटी को एकमात्र वीडियो में खत्म किया गया है। यहाँ पर आपको ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा जो कि परीक्षा के बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जा पाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए सिलेक्ट किए हैं वो क्वेश्चन टॉप लेवल के रहने वाले हैं। संपूर्ण पॉलिटी एक क्लास में यहाँ पर खत्म हो जाएगी। पहला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राज्य सरकार का है। राज्य सरकार का कार्य आपको यहाँ पर बताना है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ शांतिपूर्ण संबंध बनाना, 10वीं कक्षा में बोर्ड परीक्षा को बंद करना, नई दिल्ली और मुंबई के बीच नई गाड़ी चलाना, 500 रुपए के नोट का नया डिजाइन लागू करना। चलिए आपको यहाँ पर बताते हैं। क्वेश्चन आपको सबसे पहले अच्छे तरीके से पढ़ना है। यहाँ पर आपसे पूछा है कौन सा कार्य राज्य सरकार का है। 3 कार्य आपके यहाँ पर राज्य सरकार के नहीं होंगे, एक कार्य यहाँ पर राज्य सरकार का दिया गया है, उसी को पहचान कर आपको उत्तर देना है। यहाँ पर इसका राइट आंसर जो है वो सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। 10वीं कक्षा में बोर्ड परीक्षा को बंद कराना, ये किसका कार्य होगा? ये राज्य सरकार का होगा। जो बोर्ड परीक्षाएं स्टेट में जो लागू की जाती हैं या उनको कंडक्ट कराया जाता है वो स्टेट यानी कि राज्य सरकार का दायित्व होता है। बल्कि अगर मैं बात करूं पाकिस्तान या बांग्लादेश के साथ अगर शांति संबंध बनाना चाहोगे तो ये केंद्र सरकार को करना पड़ता है। किसको? केंद्र सरकार में इसकी भूमिका होगी। जैसे भारत का अमेरिका के साथ संबंध, ये केंद्र सरकार की भूमिका होगी, ना कि राज्य सरकार की। नई दिल्ली और मुंबई के बीच में गाड़ी चलाना, ये भी केंद्र सरकार की भूमिका होगी। 500 रुपए के नोट का अगर नया डिजाइन लागू करना होगा, आरबीआई से इसकी अनुमति लेनी पड़ेगी, यानी कि ये भी आपका एक हाई लेवल का, यानी कि कहने का मतलब है ये भी आपका केंद्र सरकार का ही कार्य होगा। परंतु राज्य सरकार का पूछा है, सेकेंड वाला यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला यहाँ पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 2, कहता है कि दलित और आदिवासी लड़कियों द्वारा स्कूल छोड़ने की दर सबसे अधिक है। जो दलित लड़कियां हैं और आदिवासी लड़कियां हैं वो सबसे ज्यादा स्कूल छोड़ती हैं। उनका मुख्य कारण क्या है आपको यहाँ पर बताना है। क्योंकि उनके माता पिता शिक्षा को महत्व नहीं देते हैं। गरीबी और सामाजिक भेदभाव के कारण, लड़कियों के लिए अलग स्कूल नहीं मिलने के कारण, शिक्षा का लाभ लड़की के ससुराल वालों को के कारण। यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा सेकेंड ऑप्शन, गरीबी और सामाजिक भेदभाव के कारण जो दलित समाज की लड़कियां हैं और आदिवासी लड़कियां, उनको स्कूल छोड़ना पड़ता है। ठीक है, तो सेकेंड वाला यहाँ पर सबसे उपयुक्त विकल्प हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न संख्या यहाँ पर आ चुका है 3, कहता है कि कश्मीर में किस प्रकार की ऊन प्रचलित है। कश्मीर में किस प्रकार की ऊन प्रचलित है? पश्मीना, केसरी, लुधियाना, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर राइट आंसर होगा पहला ऑप्शन, पश्मीना ऊन। पश्मीना ऊन जो है ये कश्मीर राज्य में प्रचलित है। ये जो ऊन है ये भेड़ की ऊन, ठीक है, भेड़ से निकाली जाती है, बकरियों से भी ये यहाँ पर निकाली जाती है। एक प्रकार की बकरी से ही ये पश्मीना ऊन निकाली जाती है। जो पश्मीना ऊन होती है इसका निर्माण सोल में किया जाता है। सोल जिसको आप लोग ओढ़ते हो, ठीक है, वही है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला यहाँ पर आ चुका है क्वेश्चन 4, कहता है कि तिब्बत का कौन सा ग्रंथ लद्दाख में प्रचलित है। क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जा चुका है। यहाँ से क्वेश्चन आपके 2-3 बन चुके हैं पेपर में। आपको यहाँ पर सब कुछ बताने वाला हूँ। यहाँ पर पूछा कि तिब्बत का कौन सा ग्रंथ जो कि लद्दाख में प्रचलित है। ग्रंथ है आपके तिब्बत का, परंतु लद्दाख यानी कि भारत में प्रचलित है। केसर सागा, चीनी मिट्टी, यात्रा वृतांत, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा केसर सागा। कहाँ का ग्रंथ है? ग्रंथ है ये आपका तिब्बत का, परंतु प्रचलित कहाँ पर है? ये लद्दाख में प्रचलित है। ठीक है, केसर सागा जो ग्रंथ है इसको गाते कौन कौन से लोग हैं? यहाँ पर मैं लिखना चाहूंगा मुस्लिम। क्या लिखना चाहूंगा? मुस्लिम। मुस्लिम के साथ यहाँ पर बौद्ध, ये दोनों ही इस ग्रंथ को गाते हैं और इस पर नाटक खेलते हैं। तो केसर सागा के बारे में आप यहाँ पर याद रखेंगे। तिब्बत का ग्रंथ है परंतु लद्दाख में आपका ये प्रचलित है। अब बात यहाँ पर करते हैं, एक क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछा जाता है
छोटा तिब्बत किसे कहते हैं? छोटा तिब्बत किसे कहते हैं? छोटा क्या कहते हैं? छोटा तिब्बत किसको बोलते हैं? तो छोटा तिब्बत बोलते हैं लद्दाख को ही। ठीक है, छोटा तिब्बत किसको बोलते हैं? यहाँ पर लद्दाख को बोलते हैं। लद्दाख में मुस्लिम लोग रहते हैं और ज्यादातर बौद्ध लोग यहाँ पर निवास करते हैं। आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 5, जो कि परीक्षा में आपके पूछा गया क्वेश्चन है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि ईसा का शिष्य सेंट थॉमस में आए, गोवा में आए, कर्नाटक में आए, तमिलनाडु में आए या केरल में आए। तो सबसे पहले जो ईसा का शिष्य यानी कि जो ईसा मसीह हैं वो ईसाई धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं। उनका जो शिष्य है सेंट थॉमस, वो सबसे पहले भारत में किस जगह पर आया था? वो सबसे पहले आया था तमिलनाडु में। कहां पर आया था? वो सबसे पहले आया था तमिलनाडु में आया था। कहां पर आया था? सबसे पहले वो तमिलनाडु में नहीं आया था। कहां पर आया था? केरल में आया था। कहां? केरल में आया था, जिसने भारत में ईसाई धर्म को फैलाया। आपकी पुस्तक में बताया गया है केरल में सबसे पहले यहाँ पर आया था। केरल जो कि दक्षिण भारत का एक समुद्र तटीय राज्य माना जाता है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। क्वेश्चन यहाँ पर है 6 यहाँ पर कहता क्या है? चलिए बात करते हैं। गठबंधन सरकार से अभिप्राय। कैसी सरकार? गठबंधन। चुनाव के बाद किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न मिलने की स्थिति में 2 या 2 से अधिक राजनीतिक दलों के बीच सत्ता की साझेदारी। राज्य सरकार तथा पंचायती राज संस्थानों के बीच सत्ता की साझेदारी। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच सत्ता की साझेदारी। गठबंधन आपसे पूछा गया है। गठबंधन का मतलब क्या होता है? एक से अधिक या 2 या 2 से अधिक जब दल मिलते हैं, एक साथ चुनाव लड़ते हैं, उसी को बोलते हैं गठबंधन वाली सरकार। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट दिया गया है। चुनाव के बाद किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न मिलने की स्थिति में 2 या 2 से अधिक राजनीतिक दलों के बीच सत्ता की साझेदारी। ठीक है, तो आपको मैंने यहाँ पर समझा दिया। पहला विकल्प यहाँ पर सबसे राइट आंसर होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। 7 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है। ये क्वेश्चन आप जो यहाँ पर देख पा रहे हो, परीक्षा में 4 से 5 बार पूछा गया है, यानी कि प्रतिवर्ष क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछा जाता है, वो भी घुमा घुमा के पूछा जाता है। हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 मृतक पिता की संपत्ति में समान अधिकार प्रदान करता है। पत्नी पुत्री पुत्रियों तथा बहन बहनों को, पुत्र पुत्रियों पुत्रों, भाई भाइयों को पत्नी हो गई, पुत्र पुत्रों या पुत्र पुत्रियों को पत्नी, पुत्र भाइयों को। यहाँ पर राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो जो 2005 का जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम है उसमें कहा गया है अगर किसी के पति की मृत्यु होती है, किसकी? पति की मृत्यु होती है, यहाँ पर पति आप लिख लीजिएगा, किसी के पति की अगर मृत्यु होती है तो उस पर किनका अधिकार होगा? उसकी पत्नी का अधिकार होगा। पत्नी के जो पुत्र होंगे यानी कि उसके पुत्रों का अधिकार होगा, और साथ ही उसका पुत्रियों पर भी अधिकार होगा, यानी कि पुत्री पर भी अधिकार होगा। पत्नी, पुत्र और पुत्री, 3 लोगों का अधिकार होगा बराबर बराबर। अगर किसी पत्नी का पति खत्म हो जाता है यानी कि मौत हो जाती है उसकी, तो यहाँ पर कौन सा है? पत्नी को भी मिलेगा, पुत्री और पुत्र बहन बहनों को नहीं मिलेगा, गलत होगा। पुत्री पुत्र भाई भी नहीं मिलेगा, पत्नी पुत्र पुत्री। थर्ड वाला यहाँ पर इसका राइट आंसर है। थर्ड वाला यहाँ पर इसका राइट आंसर है, पत्नी पुत्र और पुत्री को। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला यहाँ पर आ चुका है 8 नंबर का क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्र राज्य का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता मुहावरा इन राष्ट्रीय नेताओं में से किसने दिया? बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू। यहाँ पर राइट आंसर जो होगा दोस्तों, विविधता में जो एकता का मुहावरा दिया था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विविधता में एकता दिया था। और इनकी एक पुस्तक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की खोज भी पंडित जवाहरलाल की ही पुस्तक है। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला यहाँ पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 9 कहता है पटवारियों यानी कि लेखपालों के कार्य की देखभाल निम्नलिखित में से कौन करता है? पटवारी, जिसको लेखपाल भी बोला जाता है, उसके जो कार्य होते हैं, उसके कार्यों की जो देखभाल करता है, उस अधिकारी का नाम क्या है? ग्राम पंचायत का सरपंच, तहसीलदार, जिलाधीश, संबंधित क्षेत्र के पुलिस स्टेशन का कोई भी अधिकारी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पर सेकेंड वाला, तहसीलदार। तहसीलदार जो होता है वो लेखपाल के कार्यों की देखभाल करता है।
ठीक है। तो इनका एक क्रम होता है, जैसे डीएम, डीएम के बाद में आपका एसडीएम होता है, ठीक है। उसके बाद में आपका कौन आता है, तहसीलदार आता है। तहसीलदार के नीचे आपका आता है कानूनगो, उसके नीचे आता है आपका लेखपाल, जिसको पटवारी यहाँ पर बोलते हैं। पटवारी के कार्य की देखभाल कौन करता है, तहसीलदार करता है, ठीक है। तहसीलदार की कौन करता है, एसडीएम, एसडीएम की डीएम, ठीक है। तो इस प्रकार का इनका क्रम है, लेकिन परीक्षा में ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है, इसलिए महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न यहाँ पर आ चुका है, कहता है कि जनपद पंचायत के कार्यों के विषय में निम्नलिखित दो कथनों ए और बी पर विचार कीजिए और सही उत्तर की चयन कीजिए। किस बारे में कहा गया है, जनपद पंचायत के कार्यों के बारे में। जनपद पंचायत जिला स्तर पर विकास योजना निर्धारित करती है, बिल्कुल सही। जनपद पंचायत ग्राम पंचायतों के मध्य धन वितरण नियमित करने में जिला परिषद की सहायता करती है, ये भी सही है। दोनों कथन यहाँ पर बिल्कुल राइट दिए गए, 4 ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। जो आपकी पंचायती राज व्यवस्था होती है, ठीक है, उससे संबंधित क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। पंचायतों के जो स्तर होते हैं वो 3 स्तर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला जो है, पहले वाला है, उसको बोलते हैं ग्राम पंचायत। क्या बोलते हैं, ग्राम पंचायत पहले वाले को बोलते हैं। दूसरे वाले को क्या बोलते हैं, विकास खंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विकास खंड दूसरे वाले को बोलते हैं। विकास खंड को ही अन्य नाम यानी कि जनपद पंचायत के नाम से जानते हैं। किस जनपद से, क्या नाम से जानते हैं, जनपद पंचायत के नाम से जानते हैं। थर्ड वाला होता है जिला परिषद। थर्ड वाला क्या होता है, जिला परिषद होता है थर्ड वाला, यानी कि अंतिम। आपके 3 स्तर होते हैं, ग्राम पंचायत, उसके बाद में विकास खंड कह लो, या इसको जनपद, या कह लो, क्या कह लो, इसको जनपद पंचायत कह लो, और लास्ट वाला होता है जिला परिषद, ठीक है। तो यहाँ पर आपके दोनों कथन यहाँ पर सही दिए गए। जनपद पंचायत की बात की गई है, जनपद पंचायत को विकास खंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विकास खंड। विकास खंड कह लो, या इसको ब्लॉक भी बोल सकते हो, ब्लॉक, ब्लॉक, ठीक है। तो यहाँ पर ब्लॉक के बारे में दोनों कथन यहाँ पर आपके राइट दिए गए हैं। अब बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला यहाँ पर आ चुका है, लद्दाख किस प्रकार का इलाका है, उपजाऊ है, बरसाती है, रेगिस्तानी है, या किसी भी प्रकार का नहीं है। तो रेगिस्तानी है। लद्दाख कैसा इलाका है, रेगिस्तानी इलाका है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अनियमित मजदूरों को काम कब कब मिलता है, अनियमित। अनियमित का मतलब होता है अस्थायी। क्या मतलब होता है, अस्थायी मजदूरों को काम कब कब मिलता है, मालिक को जब बहुत सारा काम मिल जाता है, खास मौसम में काम मिलता है, पूरे वर्ष काम मिलता है, का खा दोनों, यानी कि फर्स्ट और सेकेंड यहाँ पर दोनों होंगे। कौन सा यहाँ पर इसका राइट आंसर है, यहाँ पर राइट आंसर 4 वाला होगा, पहला और दूसरा। क्योंकि जो अनियमित मजदूर होते हैं यानी कि अस्थायी मजदूर होते हैं, उनको काम तभी मिलता है जब मालिक के पास ज्यादा काम आ जाए, अन्यथा खास मौसम में काम मिलता है, किसी विशेष मौसम में उनको काम मिलता है, वे ही आपके होते हैं अनियमित यानी कि अस्थायी। दोनों यहाँ पर इसके राइट आंसर दिए गए हैं। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। यहाँ पर कहता है कि मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति हो वह वोट दे सकता है। यह कथन किसका है, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर, लाल बहादुर शास्त्री। यहाँ पर राइट आंसर होगा महात्मा गांधी का विचार है। उन्होंने क्या कहा, मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता, जिस आदमी के पास संपत्ति है वही वोट दे सकता है। ये कथन बोला था किसने, महात्मा गांधी ने यह कथन बोला था। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। यहाँ पर कहता है कि साधारणतः लड़कियों के लिए लागू किया जाने वाला कथन क्या है। लड़कियां बहादुर होती हैं, लड़कियां रोती नहीं हैं, लड़कियां कोमल एवं मृदु स्वभाव की होती हैं, इनमें से कोई नहीं। परीक्षा में जो क्वेश्चन पूछ जाते हैं वो आपसे रूढ़िवाद जो धारणाएं होती हैं उनसे भी परीक्षा में क्वेश्चन आपके पूछ जाते हैं। उसी से संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि साधारणतया लड़कियों के लिए कौन सा यहाँ पर कथन लागू होगा। लड़कियां बहादुर होती हैं, ये कथन नहीं लागू होगा। रोती नहीं है, रोती हैं, ये भी नहीं लागू होगा। लड़कियां कोमल व मृदु स्वभाव की होती हैं, ये वाला कथन यहाँ पर लागू होगा। ऑप्शन यहाँ पर थर्ड इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। कहता है कि पूर्वाग्रहों या रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर किया गया व्यवहार क्या कहलाता है। पूर्वाग्रह या रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर किया गया जो व्यवहार होता है वो कहलाता है भेदभाव। क्या कहलाता है, भेदभाव कहलाता है।
चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। यहाँ पर कहता है कि दलित का मतलब अर्थ क्या है, यानी कि दलित का मतलब यानी कि आपको अर्थ बताना है। दबाया गया, कुचला गया, यहाँ पर दोनों होंगे या इनमें से कोई नहीं होगा। यहाँ पर आपके दलित का जो अर्थ होता है वो होता है दबाया गया व कुचला गया, यानी कि यहाँ पर दोनों इसके राइट आंसर हो जाएंगे, जो कि पुस्तक में साफ तौर पर आपकी दिया गया है दलित का अर्थ, इसलिए महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिए आपकी। अब बात करेंगे अगले प्रश्न की, क्वेश्चन नंबर 18 की। कहता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस जाति से संबंधित थे? डॉक्टर अंबेडकर किस जाति से थे? महार से, जाटों से, यानी कि जाट से या दलित से, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर राइट आंसर होगा महार जाति। महार जाति जिसको दलित माना जाता था, क्या दलित माना जाता था, कहाँ की जाति है? महाराष्ट्र की है। कहाँ की? महाराष्ट्र की ये जाति है। कौन सी? महार जाति। इसी से बिलोंग करते थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। पहला यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा महार जाति। बात करेंगे अगले प्रश्न की, 19 नंबर के क्वेश्चन के। ओणम का एक विशेष आकर्षण क्या है? ओणम, ओणम मछली पकड़ना, नाव प्रतियोगिता, चीनी मिट्टी में खाना पकाना, इनमें से कोई नहीं। ओणम की अगर मैं बात करूं तो ये एक नाव प्रतियोगिता है। नाव प्रतियोगिता है ओणम, जो कि तमिलनाडु, कहां पर? तमिलनाडु में आपकी ये मनाई जाती है। एक आकर्षण यानी कि नाव प्रतियोगिता है, ये दक्षिण भारत की है। अब बात करेंगे अगले प्रश्न की, क्वेश्चन नंबर 20 की। कहता है कि तिब्बत के लोग किस धर्म के अनुयायी हैं? तिब्बत के लोग बौद्ध धर्म के, इस्लाम धर्म के, बौद्ध व इस्लाम दोनों धर्म के, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर मैंने आपको बताया था ऑप्शन थर्ड वाला, बौद्ध व इस्लाम, यानी कि बौद्ध और मुसलमान यहाँ पर रहते हैं। कहाँ पर? तिब्बत में, और लद्दाख में भी यही लोग रहते हैं। यहाँ का ग्रंथ कौन सा है? केसर सागा। कौन सा? केसर सागा यहाँ का ग्रंथ प्रचलित है। ठीक है तिब्बत का, परंतु गाया कहाँ जाता है? आपके लद्दाख में। अगला प्रश्न यहाँ पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 21। कहता है कि केरल में निम्न में से किन मसालों की विशेषता है? लौंग, काली मिर्च, इलायची, उपरोक्त सभी। यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी, यानी कि जो केरल राज्य है वो मसालों के लिए प्रसिद्ध है। वहां पर आपके लौंग हो गए, काली मिर्च, इलायची, ये सभी वहां पर उगाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर 4 इसका हो जाएगा। चलिए बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 22 की। स्थायी कर्मचारी होने के क्या फायदे होते हैं? बुढ़ापे के लिए बचत हो जाती है, परिवार के लिए चिकित्सा की सुविधा मिल जाती है, वार्षिक छुट्टी के रूप में कुछ दिन मिल जाते हैं, उपरोक्त सभी। यहाँ पर आपसे पूछा गया है स्थायी कर्मचारी, जो स्थायी कर्मचारी होते हैं उनको फायदे क्या क्या मिलते हैं? उनको बुढ़ापे के लिए बचत भी हो जाती है। ठीक है, ये यहाँ पर बिल्कुल सही बोला गया है। परिवार के लिए चिकित्सा की जो सुविधा होती है वो भी इनको मिल जाती है, ये भी यहाँ पर सही बोला गया है। वार्षिक छुट्टी के रूप में उनको कुछ ही दिन मिलते हैं। जैसे जो स्थायी कर्मचारी होते हैं उनको किसी विशेष दिनों, यानी कि त्योहार जैसे आपके छुट्टी हो गई, उन्हीं दिनों पर इनको छुट्टियां मिलती हैं, ये भी सही बोला गया है। यानी कि उपरोक्त सभी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा स्थायी कर्मचारी के बारे में। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 23 की। कहता है कि एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा क्या कहलाती है? वयस्कों की सभा, ग्राम सभा, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, या उपरोक्त सभी। यहाँ पर इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ग्राम सभा। ठीक है, अगर एक पंचायत की मैं बात करूं, जहाँ का पंचायत का जो क्षेत्र है वहाँ की जो वयस्कों की जो सभा है वो आपकी ग्राम सभा कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है? ग्राम सभा कहलाती है। ग्राम पंचायत जो है ये आपकी ग्रामीण प्रशासन होता है। क्या होता है? ग्रामीण, यानी कि गांव की जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसी से संबंधित है ये ग्राम पंचायत। ग्राम सभा, जिला परिषद, जैसे ब्लॉक हो गया आपका विकास खंड जिसको बोलते हैं, ये कहाँ से संबंधित है? ये ग्रामीण प्रशासन से संबंधित होती है। नगर पालिका, नगर निगम, ये सभी आपके नगरों से संबंधित होते हैं। अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला यहाँ पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 24। कहता है कि बड़े बड़े नगरों जैसे दिल्ली में नगर प्रशासन चलाने वाली सभा को क्या कहा जाता है? नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, उपरोक्त सभी। यहाँ पर इसका राइट जवाब जो होगा यहाँ पर हो जाएगा आपका
जैसे बड़े बड़े शहर हो गए दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, वहां पर जो प्रशासन चलाया जाता है उस सभा को बोलते हैं नगर निगम। क्या बोलते हैं? नगर निगम उसको बोलते हैं। जो छोटे छोटे शहर होते हैं, कैसे शहर जो छोटे छोटे होते हैं उनको बोलते हैं नगर पालिका। क्या बोलते हैं? नगर पालिका बोलते हैं। वहीं नगर निगम बोलते हैं बड़े बड़े शहरों को। ठीक है ना, आपको मैंने यहाँ पर समझा दिया, कंफ्यूज मत होना आप सभी लोग। अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला यहाँ पर आ चुका है क्वेश्चन 25। कहता है कि ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड कौन संभालता है? ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड, काहे का रिकॉर्ड? ग्राम सभा, सचिव, जिला परिषद, खंड विकास अधिकारी। जो ग्राम पंचायत का जो रिकॉर्ड होता है, ब्यौरा होता है, उसको संभालने वाले अधिकारी का नाम क्या होता है? उस अधिकारी का नाम होता है सचिव, जिसको सेक्रेटरी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सेक्रेटरी बोला जाता है, सचिव। जो सचिव होता है इसकी नियुक्ति कैसे होती है? परीक्षा में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। सचिव की नियुक्ति कैसे होती है? सरकार के द्वारा होती है। सरकार के द्वारा ग्राम पंचायत का जो सचिव होता है उसकी नियुक्ति होती है। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा वाला इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अब बात करेंगे अगले प्रश्न की। यहाँ पर आ चुका है 26 नंबर का क्वेश्चन। ग्राम पंचायत के सदस्यों को कहा जाता है? ग्राम पंचायत के जो सदस्य होते हैं उनको सरपंच, पंच, सचिव या प्रधान बोला जाता है। उनको सरपंच बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सरपंच बोला जाता है। जो ग्राम पंचायत के सदस्य जो चुने जाते हैं उनका समय क्या है? 5 ईयर्स, यानी कि 5 साल के लिए वो चुने जाते हैं। जैसे ग्रामीण क्षेत्र में प्रधान हो गया, वो भी 5 वर्ष के लिए यहाँ पर चुना जाता है। राइट उत्तर यहाँ पर पहला ऑप्शन इसका हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला यहाँ पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 27। कहता है कि गांव पर शासन चलाने वाली इकाई जिसका गठन ग्राम सभा द्वारा होता है क्या कहलाती है? ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, ग्राम यहाँ पर लिखा है पंचायत समिति, यहाँ पर लिखा है सरकार। यहाँ पर राइट आंसर होगा ग्राम पंचायत। क्या होगा? ग्राम पंचायत, जो कि गांव पर शासन चलाने वाली एक इकाई होती है जिसका ग्राम सभा के द्वारा क्या किया जाता है? गठन किया जाता है। मैंने आपको बताया था यहाँ पर 3 स्तर होते हैं। पहला स्तर आपका ग्राम पंचायत हो गया, इसके बाद में दूसरा स्तर कौन सा हो गया? विकास खंड। कौन सा? मैंने आपको बताया था दूसरे स्तर को कहते हैं विकास खंड। विकास खंड को अन्य नाम से भी जानते हैं जिसको बोलते हैं जनपद पंचायत। क्या बोलते हैं? जनपद पंचायत भी इसी को ही यहाँ पर बोलते हैं। याद रखेंगे, दोनों एक ही यहाँ पर हो जाएंगे। यहाँ पर ये पहला हो गया, यहाँ पर ये दूसरा हो गया। तीसरे की मैं बात करूं जिसको बोलते हैं जिला परिषद। क्या बोलते हैं? जिला परिषद बोलते हैं तीसरे वाले स्तर को। ठीक है, 3 स्तर होते हैं। पहला आपका ग्राम पंचायत, उसके बाद में विकास खंड जिसको जनपद पंचायत भी बोला जाता है, तीसरा वाला होगा जिला परिषद। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि परीक्षा में आपके पूछा जाएगा। यहाँ पर राइट उत्तर मैंने आपको बता ही दिया, ग्राम पंचायत हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। 28 यहाँ पर आ चुका है। कहता क्या है? चलिए इस पर बात करते हैं। मानसून के दौरान मछली पकड़ने का काम बंद रहता है। क्यों बंद रहता है आपको बताना है। ये मछलियों के प्रजनन का समय होता है, मछलियां प्रवास कर जाती हैं, बाजार में मछलियों की मांग कम हो जाती है, मछलियों में बीमारी फैल जाती है। तो यहाँ पर इसका राइट सबसे उपयुक्त जो विकल्प है वो यहाँ पर होगा पहला ऑप्शन। यह जो मानसून का जो समय होता है ये मछलियों के प्रजनन का समय होता है, इसलिए मछली पकड़ने का काम बंद रहता है मानसून में। पहला विकल्प यहाँ पर इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। 29 यहाँ पर कहता है कि विश्व में कॉल सेंटर का एक महत्वपूर्ण केंद्र कहाँ है? अमेरिका, भारत, नेपाल, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो अपना जो प्यारा भारत है वो भी कॉल सेंटर के रूप में तेजी से आगे यानी कि उभर रहा है। तो पहला यहाँ पर दूसरा ऑप्शन होगा आपका इंडिया यानी कि भारत। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 30 की। 30 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है। कलपट्टू गांव कौन से राज्य में स्थित है? कौन सा गांव पूछा है? कलपट्टू। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना। ये जो कलपट्टू गांव है ये है आपके तमिलनाडु में। कहाँ पर है? ये है आपके तमिलनाडु में कलपट्टू गांव, जो कि आपकी जो एनसीईआरटी पुस्तक है उसमें कलपट्टू गांव के बारे में खूब यहाँ पर कहा गया है, उसके बारे में बताया गया है। गांव का प्रशासन कैसा है, ठीक है, वहाँ की फसलों के बारे में आपकी पुस्तक में बताया गया, इसलिए ये गांव बहुत महत्वपूर्ण है। शायद आपकी परीक्षा में कलपट्टू गांव बन जाए, तो ये आपको याद रखना है, यह है तमिलनाडु में।
और आपकी पुस्तक में एक गांव आया है फेका गांव। कौन सा? फेका जिला है। क्या है? फेका जिला। ये कहाँ पर है? ये जो है ये नागालैंड में। कहाँ है? ये आपका नागालैंड में है फेका जिला। इतना आप यहाँ पर याद रखेंगे। और जो कलपट्टू गांव है ये है आपके तमिलनाडु में। ठीक है, आप लोग एक बार यहाँ पर कमेंट करके ये बताइएगा, आप लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो आप कहाँ से देख रहे हो। ठीक है, अपने स्टेट का जो जिला है उसको यहाँ पर आप कमेंट करके बताइएगा आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर तमिलनाडु का गांव है आपका कलपट्टू। अगला प्रश्न यहाँ पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 31, जिसको मैं यहाँ पर आपको करवा चुका हूँ। यानी कि ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है अलग अलग तरीकों से। हिंदू अधिनियम धारा 2005 के अनुसार पिता की मृत्यु के बाद जमीन में बराबर हिस्सा किसको मिलता है? बेटों को, बेटियों को, उसकी पत्नी को, उपरोक्त सभी को। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सभी को। बेटों को भी, बेटियों को भी, पत्नी को भी बराबर बराबर यहाँ पर मिलेगा जमीन पर उनको हिस्सा। ये अधिनियम कब का है? 2005 का है, हिंदू अधिनियम धारा 2005। तो राइट आंसर 4 ऑप्शन होगा, उपरोक्त सभी। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। 32 क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है। पटवारी के कार्य को कौन कौन से हैं? पटवारी के कार्य कौन से हैं? गांव के लोगों की जमीनों का रिकॉर्ड रखना, किसानों से भूमि कर इकट्ठा करना, अपने क्षेत्र में उगाई जाने वाली फसलों का रिकॉर्ड रखना, उपरोक्त सभी। यहाँ पर दोस्तों बात की गई है पटवारी। मैंने आपको पहले ही बताया था पटवारी का दूसरा नाम क्या होता है? लेखपाल। भी आपको अगर ऐसा लिखा रहे परीक्षा में तो आपको समझ लेना है कि पटवारी यानी कि लेखपाल की यहाँ पर बात की गई है। तो उसकी अगर मैं बात करूं तो उसका जो मुख्य कार्य होता है वो क्या करता है कि जो गांव ग्रामीण की जो जमीनें होती हैं उनका रिकॉर्ड रखता है, भूमि का रिकॉर्ड रखता है, भूमि को मापता है। यानी कि जो झगड़े होते हैं भूमि से संबंधित, भूमि को नापने के लिए वो नापता है। और किसानों से भूमि कर, जो टैक्स होता है, क्या होता है? टैक्स होता है। टैक्स भी इकट्ठा करता है, वो भी इकट्ठा करता है। दोनों यहाँ पर सही दिए गए। अपने क्षेत्र में उगाई जाने वाली फसलों का रिकॉर्ड भी रखता है। ठीक है, भूमि का भी रिकॉर्ड रखने के साथ साथ फसलों का भी रिकॉर्ड रखता है। और उनको सरकार तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? वो भी लेखपाल यानी कि पटवारी ही करता है। उपरोक्त सभी यहाँ पर इसके राइट आंसर होंगे। उपरोक्त सभी यहाँ पर इसके राइट आंसर होंगे। अगर मैं बात करूं पटवारी के कार्य की देख रेख कौन करता है, कौन इनके मामले को देखता है, तो तहसीलदार पटवारी के कार्य को देखता है। तहसीलदार, ठीक है, तहसीलदार पटवारी के कार्य को यहाँ पर देखता है। बात करेंगे अगले प्रश्न की, यहाँ पर 33 नंबर के क्वेश्चन की। ग्राम सचिव के कार्य क्या है? ग्राम सभा की बैठक बुलाना, ग्राम पंचायत की बैठक बुलाना, जो खर्च व निर्णय हुए हो उनका रिकॉर्ड रखना। ग्राम सचिव, ठीक है, तो इसका कार्य क्या होता है? ग्राम सभा की जो बैठक है उनको भी करवाना, ग्राम पंचायत की बैठकों को भी करवाना, जो खर्चा हुआ है, जो निर्णय लिया गया है उसका रिकॉर्ड भी रखना। ग्राम पंचायत यानी कि ग्राम सचिव का ही कार्य होता है। उपरोक्त सभी यहाँ पर इसके राइट आंसर होंगे। मैंने आपको बताया ग्राम सचिव की नियुक्ति कैसे होती है, सरकार के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है, क्योंकि परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोलता है कि अनियमित मजदूरों को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? अनियमित, इनकी नौकरी स्थायी नहीं होती है, कोई शिकायत करने पर इन्हें निकाल दिया, मतलब निकाल सकता है, नौकरी की कोई सुरक्षा नहीं होती है। अस्थायी यानी कि अनियमित, जिनको कभी काम मिल जाए तो अच्छी बात है, ना मिले तो घर पे चुपचाप बैठो, वही होता है अनियमित मजदूर। तो इनकी नौकरी स्थायी नहीं होती, बिल्कुल सही कहा गया है। ये भी उनको सामना करना पड़ता है। कोई शिकायत करने पर उन्हें निकाल दिया जाता है, अगर कोई शिकायत कर दे तो उनको निकाल दिया जाता है जॉब से। नौकरी की कोई सुरक्षा नहीं होती है। ठीक है, तो उपरोक्त सभी यहाँ पर इसके राइट आंसर होंगे। जो जो आपके नियमित होते हैं उनकी स्थायी होती है, उनको शिकायत करने पर कोई नहीं निकाल सकता है। ठीक है, और उनकी सुरक्षा भी होती है स्थायी वालों की, परंतु अनियमित की ऐसी यहाँ पर कोई भी व्यवस्था नहीं होती है। इसलिए यहाँ पर सभी कथन अनियमित मजदूर के बारे में सही सही यहाँ पर दिए गए हैं। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 35 की। कहता है कि नीची कही जाने वाली जाति के लोग अपनी पहचान के रूप में कौन सा शब्द इस्तेमाल करते हैं? जो नीचे लोग हैं यानी कि नीचे दलित व्यक्ति हैं, उनकी जो जाति की पहचान के रूप में कौन सा शब्द इस्तेमाल करते हैं? स्वर्ण, दलित, का, खा दोनों यानी कि पहला और दूसरा, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर
कंफ्यूज मत होइएगा, तीसरे वालों को मत लगाइएगा। यहाँ पर वो लोग करते हैं दलित शब्द का प्रयोग, ठीक है, दलित शब्द का प्रयोग करते हैं नीची कही जाने वाली जातियों के लोग। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 36 की। कहता क्या है, ग्राम पंचायत व ग्राम सभा की, यहाँ पर सभा लिखा हुआ है, ठीक है, ग्राम सभा की बैठक बुलाने और जो भी खर्च व निर्णय हुए हैं उनका रिकॉर्ड कौन रखता है। मैंने आपको बताया था कौन रखता है, ग्राम सचिव रखता है। कौन रखता है, ग्राम सचिव रखता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है कि ग्राम पंचायत के कार्य क्या है। सड़कें व नालियां बनाना, स्थानीय कर लगाना, गांव में सरकारी योजनाएं लागू करना, उपरोक्त सभी। तो सभी यहाँ पर इसके हो जाएंगे। सड़कें व नालियां बनाना, स्थानीय कर लगाना, गांव में सरकारी योजनाओं को लागू करना। तो ये सभी कार्य किसके होते हैं, ये होते हैं ग्राम पंचायत के ही कार्य। अब बात करेंगे क्वेश्चन 38 की। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। 13 अप्रैल 1919 को कहां पर हुआ था, अमृतसर। अमृतसर कहां पर है, ये आपके है पंजाब में। कहां पर है, ये है आपके पंजाब में, ठीक है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 39 की। मछुआरों द्वारा प्रयोग की जाने वाली खास तरह की नाव को क्या कहते हैं। मछुआरों के द्वारा प्रयोग की जाने वाली खास तरह की नाव को कैटामरैन, नौका, नाव, किश्ती बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो कैटामरैन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर बात की जा रही है तमिलनाडु की, यानी कि दक्षिण भारत में जो मछुआरे होते हैं, मछली पकड़ने वाले, वो कैटराम नाव का यूज करते हैं, यानी कि नाव को क्या बोलते हैं, कैटामरैन बोलते हैं। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 40 की। 40 कहता है कि ग्राम सचिव की नियुक्ति कैसे होती है, सरकार द्वारा इसकी नियुक्ति होती है। दोस्तों वीडियो आप लोगों के लिए यहीं तक था। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।